दोस्तों, टीचिंग एग्जाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज हुए हैं वो सारा का सारा हम एक सेक्शन वाइज यानी कि पहले हम हिस्ट्री कराएंगे। ऐसे ही सेक्शन वाइज मैंने डिवाइड कर रखा है, तो एक एक सेक्शन को हम कराते चलेंगे। अगर आप बीटेड की अगर आप तैयारी करते हैं तो भी आप इस वीडियोस को आप पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपके बाहर से नहीं आएंगे। सारे के सारे हमने अपने वीडियो में मैं कवर करूंगा, सेक्शन वाइज कवर करूंगा। आपको कहीं अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना आप पढ़ लीजिए। तो मैं इसीलिए मैंने सेक्शन वाइज से निकाला है कि अगर आप पीवाईक्यूज अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, बीटेड के लिए आप देखना चाहते हैं तो भी यहाँ से देख सकते हैं। और भी ये जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे वो सारा का सारा आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? ऑप्शन है बैल, घोड़ा, हाथी। तो आपको बता दूं ये जो है वो 69th बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। वैसे उस समय वहां के आयोग ने जो सही क्वेश्चन जो सही आंसर इसमें माना था वो था घोड़ा। लेकिन अब हम आपको इसमें हम इसको डिफाइन कर दे रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो बैल, घोड़ा, हाथी इन सभी के बारे में जानते थे। ठीक है, लेकिन जहां तक है कि घोड़े का प्रश्न है, प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि सैंधव लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, किंतु लोथल, सुकरकोटरा, कालीबंगन ये सब स्थलों से घोड़े की मृण मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि के अवशेष मिल जाने के बाद यह निश्चय हो गया कि इस पशु से भी सैंधव लोग परिचित थे। तो अगर अब अगर देखा जाए कि क्वेश्चन में अगर सही आंसर क्या होगा तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ऑप्शन है राजगृह, चंपा, वैशाली, पाटलिपुत्र। तो उसका सही आंसर होगा राजगृह। सही आंसर होगा इसका राजगृह। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध साम्राज्य में आधुनिक पटना यानी जो प्रेजेंट टाइम का है, गया और शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, कहाँ स्थित है? अब ये देख लीजिए, ये बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे इधर। तो बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग कहाँ स्थित है? कहाँ? बाग में, एलोरा में, अजंता में, बादामी में। तो इसका सही आंसर होगा अजंता में। क्या होगा इसका सही आंसर? अजंता में। ठीक है, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग अजंता की गुफा में स्थित है। संस्कृत में पद्मपाणि का जो अर्थ होता है कमल धारण करने वाला होता है। ठीक है, अब इसके अलावा बादामी की गुफाएं मैं बता दूं कि बादामी की गुफा मंदिर जो है वो कर्नाटक के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा एलोरा की गुफा आपको बता दें, तो एलोरा दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है, जिसमें 600 से 1000 कलाकृतियां हैं वहां पे। ठीक है, कितने हैं? 600 से करीब 1000 कलाकृतियां हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है आजीविक संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध धर्म या शैव धर्म। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बौद्ध धर्म। क्या होगा? बौद्ध धर्म। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई है। ठीक है, चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पूजा व सुरक्षा थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है? मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं?
ऑप्शन है ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको 5 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं। वैसे ही 5 ऑप्शन आपके पास रखे गए हैं। तो अब बता दें इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। अंग महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिले में स्थित है। मगध महाजनपद, हाँ, वो वर्तमान का पटना, गया और शाहाबाद में स्थित, जो मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? नालंदा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका आ गया है मौर्य एवं मौर्योत्तर काल का ये क्वेश्चन है। ये पूछा गया है आपका बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में, पेपर सेकंड का क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 में ये पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तक्षशिला। तक्षशिला कौटिल्य, हाँ क्या है इसमें, ठीक है, तक्षशिला। तो कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक सलाहकार थे। ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, जो विश्व के सबसे पुराने महाविद्यालय में से एक था और प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र था। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। हुएनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। ठीक है, तीर्थ यात्री था, लिख लीजिएगा, ये तीर्थ यात्री थे। ठीक है, यहाँ तीर्थ यात्री लिख लीजिएगा, भारत आया था। ठीक है, तो ये आपका गुप्त काल से है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आपका पूछा गया है 69 बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है। अब इसमें से ढूंढना यह है कि कौन सा सही है। तो आपको बता दूं कि इसमें से दोनों नहीं सही है। ठीक है, क्योंकि फाहियान जो है एक चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री था। ठीक है, ये चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री था और जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान भारत आया था। पाटलिपुत्र शहर में फाहियान ने लगभग 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया था। हुएनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज और नालंदा में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन भी किया था। इसलिए ये दोनों आपके सही नहीं होंगे। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन है चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। अगला है, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है, कहाँ स्थित है? पुणे में, दिल्ली में, लखनऊ में, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी टीआरई 3 में आया था 1 से 5 में, जो एग्जाम हुआ था 20 जुलाई को, उसमें आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो इसका सही होगा दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ जो है वो दिल्ली के हरौली में स्थित है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। गुप्त काल में लौह निर्मित इस स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी है, जो उसके उत्कृष्ट निर्माण कार्य को प्रदर्शित करता है। खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है कहाँ? पंजाब में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? आंसर होगा कि खीर भवानी मेला जो है वो प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अष्टमी को जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है।
यह कश्मीरी हिंदुओं के सबसे प्रमुख धार्मिक उत्सवों में से एक है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मेले झिरी मेला, पुरमंडल मेला, चैत्रे चौदस, बहु मेला और लोहड़ी जैसे प्रमुख मेले व त्योहार हैं। ठीक है, इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? कौटिल्य, कामंदक, चरक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कामंदक। ठीक है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार के लेखक कामंदक हैं। इस पुस्तक यह पुस्तक जो है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। इसमें प्राचीन भारत के राजनीति, कूटनीति और राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, यह पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कौन है? कामंदक। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सुमेलित करना है, उसके बाद में इसका आंसर सही से दिखाना है। तो क्या होगा? तो हम आपको बता दें कि चरक जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। तो चरक किससे है? चरक चिकित्सा से संबंधित है। यानी ए देख लीजिए, ए में दूसरा कौन सा है? तो सीधी सी बात है, यहीं पे आ रहा है ए में दूसरा, बाकी इसमें कहीं पे नहीं आ रहा है। तो पहले ही आपको पता चल गया कि जो आंसर होगा वो पहला होगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि ब्रह्मगुप्त जो है वो गणित से संबंधित है, तो बी में पहला हो गया, सही है। वाराह मिहिर जो है वो ज्योतिष से संबंधित है, यानी सी में चौथा, सही है। विशाख दत्त जो है नाटककार से हैं, तो ये इसका सही सीक्वेंस होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है कहाँ से? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। आपको इसको बता दें कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य तक हुआ है। दक्षिणापथ का तात्पर्य है कि दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस हम लाते रहेंगे आपके लिए, जो आपके सिलेक्शन में आपका बहुत अच्छे से सहयोग करेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन हमारा मध्यकालीन इतिहास से है, जो कि दिल्ली सल्तनत से होगा, इसलिए स्टार्टिंग नंबर 1 से किया गया है। इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा बलबन। बलबन जो है वो पहला सुल्तान था जिसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी। बलबन फारसी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। उसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा सिजदा और पाबोस को शुरू किया हुआ था। तो अगर पूछा जा सकता है कि सिजदा और पाबोस किसने स्टार्ट किया था, तो बलबन का नाम आएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? अफगानिस्तान, मोरक्को, इराक, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा मोरक्को। तो इब्न बतूता किस देश के थे? मोरक्को के थे। सल्तनत कालीन तुगलक वंशी शासक जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता एवं यात्री आप कह सकते हैं कि इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? चेरो राजवंश, आयनिवार राजवंश, कर्नाट राजवंश या पिथिपति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये सल्तनत कालीन ही है। क्वेश्चन जो है ये भी आया हुआ है 69 बीपीएससी प्री 2023 में आया हुआ है। सही आंसर होगा कर्नाट राजवंश। कर्नाट राजवंश इसका सही आंसर होगा। डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा ने मैथिली के विकास की सबसे अच्छी अवधि 1206 से 1526 ईस्वी बताया हुआ है। इसी काल में ज्योतिश्वर और विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की गई थी। इस दौरान मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश या सिमराव वंश 1097, ठीक है, 1097
97 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक शासन किया था। अगला है, नाथ पंथियों, सिद्धों और यौगिकों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? ठीक है, किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत या पश्चिमी भारत? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर भारत। नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्त धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था। नाथपंथी, सिद्ध और योगी दुनिया के त्याग में विश्वास करते थे। उन्होंने पारंपरिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था के अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की आलोचना की। उनके अनुसार जो है वो निराकार परमात्मा का ध्यान तथा उसके साथ एक हो जाने का एहसास मुक्ति का मार्ग है। अगला है, फुतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ईश्वरनागर, भीमसेन, हरिदास या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ईश्वरनागर। ठीक है, ईश्वरनागर इसका सही आंसर होगा कि फुतुहात ए आलमगिरी ईश्वरदास नागर द्वारा लिखी गई थी। इसमें 1698 ईस्वी तक के औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? कौन था? ठीक है, ऑप्शन है कालीकट, सूरत, कैम्बे या ब्रोच। ठीक है, मक्का का द्वार किसे कहा जाता था मुगल काल के दौरान? इसका सही आंसर होगा सूरत को कहा जाता था। यानी सूरत बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती थी। सूरत गुजरात का एक प्रमुख शहर है। यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है। मध्यकाल के दौरान यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे पश्चिमी एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। यानी अगर पूछ ले क्वेश्चन में कि पश्चिमी एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में किसे जाना जाता है, तो भी आप सूरत ही बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण, बताइए कि आगमन का कारण क्या था? उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ है। प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? केवल पहला सही है या केवल दूसरा सही है? पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, ये केवल तीसरा और चौथा सही है। तो आपको बता दें कि प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई थी, ये सही है। ठीक है, इसके अलावा युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। ठीक है, तो यहाँ हाँ यानी कि तोपों की शुरुआत हुई थी, ये दोनों आपका सही होगा। यानी तीसरा और चौथा आपका क्वेश्चन सही होगा। बाकी ये आपका ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, बाबर के आगमन के कारण भारत में बाबर के हाँ, भारत में बाबर के आगमन के कारण भारत में तैमूर वंश की स्थापना हुई थी और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात प्रारंभ हुआ था। बाबर का जन्म अगर पूछा जाए कभी कि बाबर की जन्म कब हुआ था, तो 14 फरवरी, ठीक है, 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया के फरगना नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था अगर पूछा जाए तो फरगना में हुआ था। ठीक है, फरगना में हुआ था। बाबर ने काबुल पर अधिकार करने के बाद भारत पर 4 बार आरंभिक आक्रमण किए थे, तब जाकर के आया था 1526। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कब आया था। ठीक है, वो 4 बार आक्रमण करने के बाद भारत में आया था। अगला है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, किसके शासनकाल में थी? तो ये क्वेश्चन है, ये मराठा राज्य और संघ से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन है गुप्त प्रशासन से, चोल प्रशासन में, मराठा प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में। आपको बता दें कि ये बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा मराठा प्रशासन। मराठा प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। इसे अष्टप्रधान परिषद कहा जाता था। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अगर पूछा जाए कि शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री परिषद में कौन कौन था, तो आपको बता दें कि पेशवा,
हाँ, पेशवा जो थे वो राजा का प्रधानमंत्री होता था, ठीक है, पेशवा। उसके बाद में अमात्य जो होता था, अमात्य जिसे कहते थे, वो वित्त और राजस्व मंत्री होते थे। जो मंत्री होते थे यानी वाकिया नवीश, ठीक है, जिन्हें मंत्री कहते थे, वो वर्तमान में गृह मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। ऐसे ही आपको बता दें कि जो पंडित राव हुआ करते थे, उन्हें धार्मिक कार्यों के लिए रखा जाता था। अब है आधुनिक आधुनिक भारत का इतिहास से रिलेटेड आएगा क्वेश्चन। तो इससे पहला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ऑप्शन है इलाहाबाद संधि, सुगौली की संधि, बेसिन संधि या सालाबाई संधि। तो इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद संधि। यानी बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि 1965 में की थी, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया था। क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर भी बनाया गया था। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी, ठीक है, बक्सर की लड़ाई में। ये भी ध्यान रखिएगा। कब हुआ था इलाहाबाद की संधि? 1965 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आता है। अगला है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन है 1635, 1632, 1643 या 1648। तो इसका ये भी बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा 1632। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों का व्यापार करते थे। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकृत दूत बने? कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1866 में 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया और भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया। इसलिए वह भारत के दूत कहे जाते हैं। इन्हें सम्मान पूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसे कहा जाता है दादा भाई नौरोजी। अगला है, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के जंगल छोड़ने की अनुमति नहीं थी। बागान श्रमिकों को शादी करने की अनुमति नहीं थी। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। ब्रिटिश जो थे, ठीक है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में श्रमिकों के आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1859 का अंतर्देशीय अधिनियम पारित किया। इसके तहत चाय बागानों के श्रमिकों को अपने अधिकारियों की अनुमति के बिना बागान छोड़ने पर रोक लगा दी गई थी, जबकि श्रमिकों को जंगल छोड़ने और शादी करने के संदर्भ में कोई भी ऐसा प्रावधान अधिनियम नहीं किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? अभी मैंने पिछला क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी कि दादा भाई नौरोजी इसके को ग्रैंड गोल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको पता है, चल ही गया है कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। 1887 में इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय भी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिल्सरी से 1892 में चुनाव भी जीता था। दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया गया है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वर्णीकरण
का कौन सा मुख्य कारण था? ऑप्शन है रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांग को पूरा करना करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय और कॉफी का वृक्षारोपण करना, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब हम आपको इसको सही बता दें कि ब्रिटिश काल के दौरान भारत में निर्वनीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत कराना था। ठीक है, भूमि को उन्नत कराना था। साथ ही रेलवे का विकास, चाय बागान का विकास भी इनके अन्य कारण थे, जिनके कारण वनों की कटाई की गई थी। ठीक है, अगला है 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? नाइब, पेशवा, वजीर या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही ऑप्शन होगा यानी नाइब। 4 जुलाई 4 जुलाई, ठीक है, क्या था? 4 जुलाई 1857 को जब कानपुर में अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा पेशवा की उपाधि धारण की। इस दौरान उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को उनका नायब घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी की गई? ठीक है, 1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1858, 1 नवंबर 1858, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कि 1 नवंबर 1858 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था, यानी कि रानी के अधीन कर दिया गया था। भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया तथा इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा नियुक्त किए गए। ठीक है, तो क्या होगा कि 8 सदस्य जो थे ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए थे और 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता किया? अफगान, ईरानी, मुगल या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, उनको पत्र के साथ राखी भेजकर उनकी लाज को रखने को कहा था। बांदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे, क्योंकि जो रानी है वो जो अफगानी था बांदा नवाब उनको भाई मानती थी, इसलिए उन्होंने एक पत्र के साथ राखी भेजी थी और कहा था कि हमारी लाज रखिए। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? बी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. मजूमदार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वी.डी. सावरकर। 1857 के विद्रोह को वी.डी. सावरकर द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था, जिन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा था कि 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के कारण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। अगला है, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? अंग्रेज की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था। इसमें से कौन सा सही होगा? तो आपको बता दें कि ये तीनों सही होंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन उपयुक्त में से सभी, ठीक है, ये सही होगा। 1857 के विद्रोह की विफलता के जो मुख्य कारण थे आपको बता दूं कि अंग्रेज की सैन्य श्रेष्ठता तो थी ही, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम विचारधारा नहीं थी, ये भी सही है। इसके अलावा समाज के सभी वर्गों को समर्थन का अभाव था, ये भी सही है।
इसके अलावा साधनों का अभाव था, क्रांति का देशव्यापी प्रसार न होना, आपसी फूट होना। इतने सारे मतलब इतनी सारी मुख्य कारण थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी यानी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? हीरोज ने कहा, कैंपबेल ने कहा, हडसन ने कहा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपको बता दूं ये कहा था हीरोज ने। अंग्रेज सैन्य अधिकारी हीरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ज्ञात हो बता दें कि 17 जून 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही आपके लिए हम ऐसे ही लाते रहेंगे क्वेश्चंस, ऐसी वीडियोस आपको देते रहेंगे कि आपका बीटेड भी क्लियर हो जाएगा और आपका जो अब आने वाला जो टीआरई 4 है, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। आप सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, हम सेक्शन वाइज लेके आएंगे। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जीएस, जीके, टोटल जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सेक्शन वाइज, वो सारे का सारा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। सेक्शन वाइज पढ़ना भी अच्छा होता है क्योंकि आपको पूरा का पूरा एक-एक सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियो आप तक पहुंच जाए और आपको पता चल जाए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आ गई हो। धन्यवाद।